दोस्तों, इस इमेज को देखकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की याद आती है कि नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ थे एलाइड पावर्स और दूसरी तरफ थे एक्सिस पावर्स। एलाइड पावर्स वर लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन। एक्सिस पावर्स वाज लार्जली लेड बाय नाजी जर्मनी। ऑल्दो ये एक्सिस पावर जो टर्म है इसको बेनितो मुसोलिनी ने दिया था 1936 में। अब आप सोच रहे हैं कि सर हम लोग वर्ल्ड वॉर टू के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, वो तो खत्म हो गया। वर्ल्ड वॉर टू के बाद कोल्ड वॉर का एरा आया जहां पे दो ब्लॉक्स बने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लेड ब्लॉक बना, यूएसएसआर लेड ब्लॉक बना। कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया 1991 में विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो आज हम लोग इन एक्सिस पावर्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि 21st सेंचुरी में हम लोगों ने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हेजिमनी को चैलेंज करने के लिए अलग अलग पावर्स साथ में आ रहे हैं और आज एक नए टर्म की शुरुआत हो रही है, वो है एक्सिस ऑफ अपहीवल। सो हेलो एंड वेलकम टू राहुल वर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे ये एक्सिस ऑफ अपहीवल है क्या, इस टर्म को किसने दिया, क्या दूसरे टर्म्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं टू एक्सप्लेन दिस एक्सिस, क्यों ये एक्सिस साथ में आ रहा है, क्यों ये इंटरनेशनल ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है, इसकी सिचुएशन क्या है, क्या इश्यूज हैं एक्सिस ऑफ अपहीवल के साथ। और डिस्कशन के एंड में हम लोग चर्चा करेंगे इंडिया एंड एक्सिस ऑफ अपहीवल के बारे में भी। चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। सबसे पहले ये जो एक्सिस ऑफ अपहीवल टर्म है इसको यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब फोर एंटी वेस्टर्न कोलैबोरेशन ग्रुप्स, फोर एंटी वेस्टर्न कोलैबोरेशन कंट्रीज, यानी कि चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया। ये एक लूज कोऑर्डिनेटेड अलायंस हम लोग कह सकते हैं जहां पे 21st सेंचुरी में इट इज चैलेंजिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द वेस्टर्न हेजिमनी। सबसे पहले ध्यान रखना है ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है। एक्सिस ऑफ अपहीवल इट इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स ऑपोजिशन टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द वेस्टर्न ब्लॉक। ये जो टर्म है एक्सिस ऑफ अपहीवल, इट वाज कॉइन्ड इन अप्रैल 2024 बाय फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट्स रिचर्ड फॉन्टेन एंड एंड्रिया केंडल टेलर, जो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के लिए लिखते हैं। ये जो फ्रेज है एक्सिस ऑफ अपहीवल, ये रिप्रेजेंट करता है उन चार कंट्रीज को, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान, जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को ब्रेक करना चाहते हैं, फिर वेस्टर्न वैल्यूज को चैलेंज करते हैं। इनफैक्ट इनको अलग अलग टर्म्स से भी जाना गया है, या फिर अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं वो डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक्सिस ऑफ ईविल बहुत ही स्ट्रॉन्ग टर्म था जिसको इस्तेमाल किया था फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने। कुछ एनालिस्ट टर्म इस्तेमाल करते हैं जैसे कि पीटर वैन प्राग क्रिंक एक्रोनिम इस्तेमाल करते हैं, CRINK क्रिंक। एक्रोनिम स्टैंड्स फॉर चाइना, रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। इसके अलावा दूसरे ऑथर्स अलग अलग टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल कर चुके हैं। एक्सिस ऑफ ऑटोक्रेसीज, क्लेप्टोक्रेसी क्लब भी इसको कहते हैं, या फिर कुछ लोग इसे क्वार्टेट ऑफ केओस कहते हैं। क्वार्टेट मतलब चार लोग, या फिर डेडली क्वार्टेट भी कहा जाता है, विच इज चैलेंजिंग द ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड द इंटरनेशनल ऑर्डर करंटली। अब सवाल उठता है, सर ये जो एक्सिस ऑफ अपहीवल जिसकी पॉलिसी एनालिस्ट बात करते हैं, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये साथ में क्यों आए। अगर हम लोग एक फंडामेंटल पुश इसके पीछे देखें, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये जो चारों प्लेयर्स हैं, रशिया हो, चाइना हो, ईरान हो, नॉर्थ कोरिया हो, इनकी एक प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप आपको मिलेगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। इनफैक्ट जो दो बड़े प्लेयर्स हैं इस एक्सिस में, चाइना और रशिया, ये दोनों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को खुद का थ्रेट मानते हैं, चैलेंज मानते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी जो पॉलिसी है उनकी डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है, इकोनॉमिक कोएर्शन करते हैं दूसरे प्लेयर्स के साथ, स्पेशली अथॉरिटेरियन रेजिम्स को एंड करने के लिए, तो इसको ये लोग चैलेंज समझते हैं। तो सबसे पहले एक्सिस ऑफ अपहीवल के पीछे रीजन क्या है, इसके बनने के पीछे रीजन क्या है, एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट, मैं कहूंगा एंटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेंटिमेंट। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स है जिसकी वजह से एक्सिस ऑफ अपहीवल की ग्रोथ हुई है। एक रीजन है इकोनॉमिक नेसेसिटी, दूसरा है मिलिट्री कोऑपरेशन जो इन चारों प्लेयर्स के बीच चल रहा है, और अथॉरिटेरियन सॉलिडारिटी भी है। तो वन बाय वन इन पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक नेसेसिटी की बात करें तो चारों ही प्लेयर्स, मैं कहूँगा बारिंग चाइना, जो दूसरे तीनों प्लेयर्स हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हुए हैं। और जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है, चाइना के साथ या फिर चाइना के ऊपर उन्होंने कंटिन्यूसली टैरिफ्स की बात की है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सैंक्शंस देखो, नॉर्थ कोरिया के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस लगे हुए हैं, रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं 2014 से ही, जब रशिया ने क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया।
2022 में जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ है, सैंक्शंस और भी बड़े हैं, प्रतिबंध ज़्यादा लगे हुए हैं रशिया के ऊपर, रशियन इंडिविजुअल्स के ऊपर, रशियन ओलिगार्स के ऊपर भी। ईरान के ऊपर तो प्रतिबंध लगे हुए हैं 2018 से ही। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चारों प्लेयर एक इकोनॉमिक नेसेसिटी की वजह से आ रहे हैं एज अ काउंटर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड देयर सैंक्शंस। आप यहाँ पे देख सकते हो, रिसेंटली रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ही विजिटेड नॉर्थ कोरिया, और यहाँ पे इट इज क्लियरली रिटन दैट कंट्रीज वांट टू कोऑपरेट क्लोजली टू ओवरकम यूएस लेड सैंक्शंस। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की डॉलर डोमिनेंस चलती है, उनके सैंक्शंस की वजह से इन प्लेयर्स की इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, तो सभी प्लेयर्स साथ में आ रहे हैं। अगर आप बात करें सबसे दो बड़े प्लेयर्स की इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग में, चाइना और रशिया की, उनकी इकोनॉमिक टाइज कंटिन्यूसली बढ़ती हुई जा रही है। रशिया और चाइना ने $400 बिलियन की एक गैस डील साइन की हुई है। अगर आप डिफरेंट एनालिस्ट्स की ऑब्जर्वेशन को देखें तो 2022 से जब से युद्ध शुरू हुआ है रशिया और यूक्रेन का, सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगे हैं, लेकिन रशिया और चाइना का ट्रेड नियरली 30% बढ़ा है 2022 में भी, 2023 में भी। 2024 में थोड़ी सी स्टैग्नेंसी जरूर देखी गई है। दोनों का बायलैटरल ट्रेड समवेयर अराउंड $240 बिलियन के आसपास स्टैग्नेंट हो चुका है। तो रीसेंट कुछ टाइम में हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिबंध इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, बट इन सैंक्शंस की वजह से एक्सिस ऑफ अपहीवल के जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर इकोनॉमिक क्लोजनेस ज़रूर आ चुकी है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ज़रूर आ चुकी है। ना सिर्फ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इन चारों प्लेयर्स के बीच कहीं ना कहीं मिलिट्री कोऑपरेशन भी देखी जाती है। आई हैव टू हाईलाइट इट हियर कि जिस तरह का वेस्टर्न ब्लॉक है नेटो, वैसा एक्सिस ऑफ अपीवल का कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन लूजली मिलिट्री कोऑपरेशन ज़रूर चलती है। इनफैक्ट यूक्रेन ने अक्यूज़ किया हुआ है चाइना को कि चाइना रशियन आर्म्स इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है। अगर आप देखें, नॉर्थ कोरिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है रशिया यूक्रेन युद्ध में। अबाउट 600 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स हैव बीन किल्ड अपैरेंटली बाय रिपोर्ट्स फ्रॉम अल जजीरा एंड डिफरेंट लॉ मेकर्स हैव हाईलाइटेड दिस। इनफैक्ट इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि रशिया की तरफ से नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स सेंड किए गए हैं यूक्रेन में लड़ने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, रशिया की जो कंप्लीट ड्रोन इंडस्ट्री है उनका काफ़ी क्लोज कोलैबोरेशन बढ़ चुका है ईरान के साथ। रशिया which once struggled to field its own long range drones until Iran sold it the technology। ईरान ने सेल किया है, ईरान के साथ मिलकर उनकी जॉइंट प्रोडक्शन भी चल रही है इन रशिया। तो इन प्लेयर्स में अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। रशिया यूक्रेन युद्ध में ईरान के 3700 से भी ज़्यादा शहीद ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रशिया इज़ प्रोड्यूसिंग दीज ड्रोन्स इनसाइड देयर टेरिटरी ऑल्सो। ये कहा जाता है कि चाइना इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग, बट चाइना से जो नंबर्स हैं वो हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, बट डिफरेंट रिपोर्ट्स, डिफरेंट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स डू हाईलाइट दैट चाइना इज प्रोवाइडिंग जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस सैटेलाइट इमेजरी टू रशिया। नॉर्थ कोरिया तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया। नॉर्थ कोरियन सोल्जर प्रेजेंस इज ऑलरेडी सीन इन यूक्रेन। इसके अलावा अथॉरिटेरियन सॉलिडेरिटी बहुत ज़रूरी देखी जाती है। अगर आप चारों कंट्रीज़ की बात करें, चाइना में जी जिनपिंग, रशिया में पुतिन, ईरान में आयतुल्ला खोमेनी एंड नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन, इनकी एकदम अथॉरिटेरियन लीडरशिप चलती है। तो ये अथॉरिटेरियन सॉलिडारिटी भी देखने को कई बार मिल जाती है। जैसे रिसेंटली पुतिन ने विजिट किया नॉर्थ कोरिया को, रशियन कल्चर मिनिस्ट्री ने विजिट किया नॉर्थ कोरिया को। हाल ही में नॉर्थ कोरिया की तरफ से स्टेटमेंट आया कि नॉर्थ कोरिया विल ऑलवेज स्टैंड विथ रशिया, किम जोंग उन ने पुतिन को बताया। रशियन कल्चर मिनिस्ट्री ने नॉर्थ कोरिया को प्रेज किया फॉर देयर अनप्रेसिडेंटेड कोऑपरेशन, उनकी कोऑपरेशन को उन्होंने प्रेज किया। तो इस तरह की अथॉरिटेरियन सॉलिडारिटी की वजह से भी यहाँ पे क्लोजनेस ज़रूर देखी जाती है, और इसीलिए बहुत सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स इसको एक्सिस ऑफ अपहीवल या फिर डेडली क्वार्टेट का नाम देते हैं, विच हैज़ बिकम और विच इज़ गोइंग टू बिकम अ पोटेंशियल चैलेंज टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द वेस्टर्न हेजेमनी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये एक्सिस इतना स्ट्रांग है, और इज द एक्सिस वीकनिंग? व्हाट आर द इश्यूज इन दिस एक्सिस ऑफ अपहीवल? सबसे पहला जो इशू है इस एक्सिस के साथ, द सो कॉल्ड एक्सिस विच वेस्टर्न स्कॉलर्स हाईलाइट, देयर इज अ स्ट्रक्चरल इशू। स्ट्रक्चरल इशू मतलब अगर आप वेस्टर्न ब्लॉक की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो लीडर है, लेकिन वहाँ पे उनका खुद का एक मिलिट्री अलायंस भी है, यूरोपियन मिलिट्री अलायंस, यूएस लेड नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक कलेक्टिव डिफेंस का मॉडल है। लेकिन यहाँ पे इन एक्सिस ऑफ अपहीवल के मेंबर्स के बीच कोई मिलिट्री पैक्ट नहीं है, तो कोई स्ट्रक्चरल कोलैबोरेशन नहीं। और साथ ही साथ अगर आप इन प्लेयर्स को देखोगे तो इनके अंदर खुद के कंपीटिंग इंटरेस्ट चलते हैं।
ऑन फेस ऑफ इट हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पार्टनरशिप कहीं ना कहीं चाइना और रशिया के बीच बढ़ी रही है, लेकिन जिस तरह से चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही है, रशिया एक जूनियर पार्टनर बनता हुआ जा रहा है, विच विल क्रिएट और विच इज रादर क्रिएटिंग फ्रिक्शनल पॉइंट्स। इसके अलावा इन प्लेयर्स के बीच रीजनल कंपटीशन भी काफ़ी चलती है, स्पेशली ईरान और रशिया के बीच हिस्टोरिकली ही इनके बीच कंपटीशन चलता है फॉर देयर क्लाउड इन वेस्ट एशियन रीजन। और चाइना तो अपनी तरफ से इकोनॉमिक क्लाउड दिखा ही रहा है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, इट समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट्स विद रशियन इंटरेस्ट एज वेल। इसके अलावा सबसे बड़ा प्रश्न उठता है इस एक्सिस के ऊपर, आर दे रियली रिलायबल? क्या ये प्लेयर्स रिलायबल है? ऑन द फेस ऑफ इट, एक्सिस ऑफ अपीवल के जो प्राइम फैक्टर्स थे, हम लोगों ने इसको देखा कि अथॉरिटेरियन सॉलिडारिटी है, ट्रेड रिलेशंस बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन क्या वो एक दूसरे के ऊपर रियली रिलाई कर सकते हैं? और अगर हम लोग रीसेंट टाइम्स की देखें तो कहीं ना कहीं फिजर्स हमें देखने को मिले हैं, स्पेशली इसराइल और ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, 12 दिनों का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर बंकर बस्टर्स फायर किए थे ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे। ईरान की सपोर्ट में कोई नहीं आया, ईरान के समर्थन में ना चाइना आया, ना रशिया आया, ना नॉर्थ कोरिया आया। ऑल दो चाइना की तरफ से, रशिया की तरफ से क्रिटिकल स्टेटमेंट ज़रूर आए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंटरनेशनल लॉज को ब्रेक किया है, डायरेक्टली अटैक किया है, इस तरह की चीज़ें आई, लेकिन ईरान को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं मिला। इनफैक्ट इरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैड ऑल्सो विजिटेड रशिया ड्यूरिंग दिस टाइम फॉर सपोर्ट, बट आउटराइट सपोर्ट नहीं मिला। इसके अलावा कंटिन्यूड सैंक्शन की वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्ट्रेन्स ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। रशिया जब से यूक्रेन युद्ध में लगा है 2022 से, शुरुआती दौर में सैंक्शंस लगे, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट रशिया के ऊपर नहीं हुआ क्योंकि दे ट्राई टू डाइवर्सिफाई देयर ट्रेड प्रिडोमिनेंटली विथ चाइना। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले एक साल में देखा गया है कि रशिया और चाइना के रिलेशंस में भी एक ट्रेड रिलेशंस में एक स्टैग्नेंसी ज़रूर आ गई है। इसके अलावा रिसेंटली रीजनल सेटबैक्स भी देखे गए हैं इस एक्सिस के ऊपर, स्पेशली इन द वेस्ट एशियन रीजन, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसको मिडल ईस्ट कहता है। अगर हम लोग देखें, रशियन और ईरानियन जो इन्फ्लुएंस है वेस्ट एशियन रीजन में, वो कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। बशार अल असद की रजीम ऑलरेडी फॉल हो चुकी है। सीरिया में जो रशिया का दबदबा चलता था, ईरान का दबदबा चलता था, वो डाउन हो चुका है। जो प्रॉक्सी फोर्सेस थे ईरान के, उनके खिलाफ भी इसराइल इज कंटिन्यूसली फाइटिंग एंड इट हैज़ वीकन्ड इट इन लास्ट फ्यू मंथ्स। तो कहीं ना कहीं रीजनल सेटबैक्स भी इस ग्रुपिंग को देखने को ज़रूर मिले हुए हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये एक्सिस ऑफ अपीवल कंप्लीटली ख़त्म हो चुका है? द आंसर वुड बी नो, क्योंकि ये जो एक्सिस है, इट represents a fundamental challenge to the international order। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम लोग अगर देखें तो अभी फिलहाल एक नए तरह की डायनामिक्स डेवलप हो रही है, जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर टू चैलेंज यूएस हेजिमनी। और इसको हम लोगों ने देखा है कि वेस्टर्न ब्लॉक कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है, स्पेशली सिंस कमिंग ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, जहाँ पे वेस्टर्न ब्लॉक की यूनिटी में भी हम लोगों ने फिजर्स देखे हैं, स्पेशली बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन। अब वेस्टर्न ब्लॉक को ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लीड करते हैं। रिसेंटली नेटो की समिट में भी नेटो के जो चीफ थे, उन्होंने कहा कि नेटो को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कंप्लीट सपोर्ट है, लेकिन अभी भी ये चैलेंज परसिस्ट करता है। एक्सिस ऑफ अपीवल का चैलेंज अभी भी है, और ये देखना ज़रूरी है कि किस तरह से वेस्टर्न ब्लॉक इस ग्रुपिंग को, इस एक्सिस ऑफ अपीवल को चैलेंज करता है। इस रेस्पॉन्स के ऊपर ही रिलाई करता है किस तरह से इंटरनेशनल ऑर्डर आगे डेवलप होगा। इसके ऊपर कोई भी डेवलपमेंट होगी, कोई भी खबर आएगी तो हम लोग चर्चा ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं डिस्कशन का अंत करना चाहूँगा भारत के दृष्टिकोण से बात करते हुए। इंडिया और इस एक्सिस ऑफ अपीवल को अगर हम लोग क्लोजली ऑब्जर्व करें, ऑल्दो ये इंडिया इस आइडिया को प्रमोट नहीं करता है। आप जानते हैं कि इंडिया की जो पॉलिसी रही है वो नॉन अलाइंड रही है। मैं कहूँगा नॉन अलाइंड से भी अच्छी टर्म अभी होगी, मल्टी अलाइंड अप्रोच इंडिया फॉलो करता है। यानी कि हमारे रिलेशंस वेस्टर्न ब्लॉक के साथ भी अच्छे हैं और हमारी रिलेशन इस एक्सिस के साथ भी अच्छी है, एक्सिस हो या ना हो। यानी कि इंडिया चाइना की अगर बात करें तो इंडिया चाइना पॉलिसी इज़ अ पॉलिसी ऑफ कॉन्गेजमेंट, यानी कि कंटेनमेंट भी करना है और एंगेजमेंट भी करनी है। इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म हम लोग देख सकते हैं। रशिया के साथ हम लोगों ने काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई हुई है, ऑल दो रिसेंट टाइम्स में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से काफ़ी खतरा अभी मंडरा रहा है ऑफ सैंक्शंस, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली रशिया की तरफ से ऑयल तो खरीदते हुए आ रहे हैं। ईरान के साथ भी हमारे रिलेशंस काफ़ी प्रैग्मेटिक है। नॉर्थ कोरिया इज़ समथिंग
आई थिंक इट इज़ अ लिटिल डिस्टेंट और इट इज़ अ लिटिल फार फ्रॉम इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर इस एक्सिस को देखें या फिर इवन वेस्टर्न ब्लॉक को देखें तो इंडिया की पॉलिसी बड़ी क्लियर है। इंडिया की पॉलिसी इज जनरली बैलेंसिंग एक्ट, दोनों तरफ के ब्लॉक्स या फिर दोनों तरफ के जो गुट है उनके प्रति बैलेंसिंग एक्ट हमारा होता है। इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म हमारी फॉरेन पॉलिसी में ज़रूर आ चुका है। हम लोग काफ़ी फोकस कर रहे हैं अभी हमारी नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर। वी हैव बिकम वेरी प्रूडेंट इन टर्म्स ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। हमारी डिप्लोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग दिखा रहे हैं, स्पेशली 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे। उन रशियन सैंक्शंस के बावजूद इंडिया स्टूड ग्राउंड एंड इंडिया इट इंक्रीज द इम्पोर्ट्स ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया। इसके अलावा हमारा फोकस है सिक्योरिटी के ऊपर। अब कई बार हम जब भी एक्सिस ऑफ अपहीवल की बात करते हैं तो इसमें कई सारे पेरिफेरल प्लेयर्स भी आ जाते हैं इस एक्सिस ऑफ अपहीवल में, जैसे कि वेनेजुएला की बात कर सकते हो, कई बार जिम्बाब्वे की बात होती है और कई बार पाकिस्तान की बात होती है। क्योंकि पाकिस्तान अगेन इट इज़ अ पेरिफेरल प्लेयर बट पाकिस्तान हैज़ क्लोजर रिलेशनशिप विथ चाइना। पाकिस्तान इज स्लोली एंड स्टडली बिल्डिंग रिलेशनशिप विद रशिया ऑल्सो, तो उसके ऊपर हमारी नज़र बहुत है। और कहीं ना कहीं इन पेरिफेरल प्लेयर्स की जहाँ पे एक्सिस ऑफ अपीवल के साथ उनका रिलेशन है उसके ऊपर हमें ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इंडिया जनरली एक मीडिएटर या फिर एक ब्रिज का रोल प्ले करता है इन कंपीटिंग ब्लॉक्स में, और कहीं ना कहीं यही हमारी पॉलिसी चलेगी आगे चल के भी। तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स विद दिस एक्सिस ऑफ अपहीवल इन रीसेंट फ्यू मंथ्स। इट सीम्स इट इज़ वीकनिंग, लेकिन अभी तक ये एक्सिस खत्म नहीं हुआ है। दिस एक्सिस और क्रिंक इज कंटिन्यूसली चैलेंजिंग वेस्टर्न हेजीमनी। सो लेट्स वेट एंड वॉच इन दिस ग्रेट गेम व्हाट हैपन्स। इसके ऊपर कोई भी अपडेट आएगी तो विल डिस्कस अगेन ऑन राहुल वर्स। दैट्स द कंक्लूजन ऑफ टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन दिस आईडी @RahulSai222। थैंक यू अगेन। जय हिंद।